नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक मॉडल टेस्ट पेपर है जो कि व्याख्याता भर्ती और द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो एकता क्लासेज टिमरी के गुरुजी हैं बालकिशन जी, उनके द्वारा संचालित ये संस्था है। तो सर का मानना है कि मैं मेरी संस्थान में जो भी पेपर्स लेता हूँ वो अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुँचें ताकि और भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हों। वरना देखिए, कोई भी संस्था का जो संचालक होता है, जो अध्यापक होता है, वो अपने प्रश्न आउट करना अच्छी बात नहीं समझता है, क्योंकि गोपनीयता रखते हैं अधिकांशतः। परंतु सर की सोच ही अलग है, सिर्फ समाज सेवा के रूप में ये कर रहे हैं। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो एकता क्लासेज में जा कर के पढ़ सकते हो। ये गुरुजी का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बात भी कर सकते हो। साहित्य में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके, तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये एकता क्लासेज टिमरी, गुरुजी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो इतनी अच्छी सोच रखते हैं। व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी परीक्षा, ये देख सकते हो आप, 2022 लिखा हुआ है। अब अपन इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, एक पीछे भी पेपर हुआ था जो कि मैंने डाल रखा है, आप लोग देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज का अपना पहला जो प्रश्न है वो है कि ये मैंने सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं आप लोगों को। अगर किसी विद्यार्थी ने वीडियोस नहीं देखे हैं कक्षा 11 और 12 की पाठों के, तो आप देख सकते हो एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो दुनिया रोज बनती है, इस काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? आलोक दनवा। इनका एकमात्र काव्य संग्रह ही यही है, ठीक है। और मैंने ये बात जोर देकर के बताई थी जब भी अध्याय पढ़ाया था, आप लोग वो वीडियो जरूर देखेंगे। आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उसमें संकलित बात सीधी थी, पर इस कवि कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? मैंने बिल्कुल जोर देकर के ये बातें बताई थी आप सभी लोगों को। आप लोग साथ साथ में अपने उत्तर देते जाएं और मैं जो बता रहा हूँ उसमें मिलान करते जाएं, ताकि आपने पढ़ा है उसका मूल्यांकन हो सके। तो ये बात सीधी थी काव्य संग्रह, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह काव्य संग्रह जो है वो है कोई दूसरा नहीं। कौन सा है? कोई दूसरा नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो मैं आपको बताता रहता हूँ, हर वीडियोज में बताता हूँ, ये इतने हार्ड या इनको डिफिकल्ट नहीं कह सकते अपन कि ये बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न है और है। अगर आप लोगों ने वीडियोज नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार की गलती आप लोग नहीं कीजिएगा कि बात सीधी थी, ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ये है कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से लिया गया है। तीसरा जो प्रश्न है वो है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह को उसके किस काव्य संग्रह के लिए 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बिल्कुल बताई हुई बात है। चूका भी नहीं हूं काव्य संग्रह के लिए 1977 में इन्हें जो पुरस्कार है वो मिला था साहित्य अकादमी। और कुंवर नारायण को भी ये जो कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह ना, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। वो मिला था इनको 1995 में। ये भी ध्यान में रखिएगा, इन दोनों पे साहित्य अकादमी मिला हुआ है। अगला देखिएगा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन संस्मरणात्मक एक रेखा चित्र है। उसके अनुसार जब भक्तिन के पति की मृत्यु हुई थी ना, तब भक्तिन की आयु पूछी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भक्तिन के पति की मृत्यु हुई तब भक्तिन की आयु क्या थी? तो इसमें भक्तिन की आयु अपन को बतानी है। 29 वर्ष थी भक्तिन की आयु और भक्तिन के पति की आयु थी 36 वर्ष। ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों का। मैंने बताया था कि आप ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं परीक्षा में। अगला है कि आरोह है भाग 2 में संकलित रचना काले मेघा पानी दे की विधा। मैं हर वीडियोज में सबसे पहले यही बात बोलता हूं कि ये इस प्रकार का
अध्याय है। इस प्रकार की विधा है, कहानी, नाटक, संस्मरण जो भी है। तो ध्यान रखिएगा, काले मेघा पानी दे एक क्या है, संस्मरण है धर्मवीर भारती जी का। पश्यंती, कहनी, ए कहनी, मालम, मूल्य और साहित्य, इन निबंध संग्रहों के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है। जन्म क्रमानुसार साहित्यकारों का सही जन्म क्रम क्या है? अब अगर इनको जन्म और मृत्यु में हर वीडियो में बताता हूं, आप लोग देख लीजिएगा तो देखिएगा। इसमें अपन जन्म पता करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। 1911 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 21 में हुआ था और 17 में हुआ था। अब इनको सही तो लगाना अपन को। तो 7 सबसे पहले आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 17 आएगा और फिर 21 आएगा। तो देखो, महादेवी वर्मा आ जाएगी, शमशेर बहादुर सिंह 11 आ गया, मुक्तिबोध 17 आ गया, रेणु 21 आ गया। इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाजार दर्शन के अनुसार ये बाजार का जादू तब बिल्कुल नहीं करता है जब क्या कारण होता है कि बाजार का जादू अपन पर हावी नहीं होता है? तो इसमें जेब भरी हो मन खाली हो तब तो बिल्कुल चलता है बाजार का जादू। पैसे की तो गर्मी होती है, परचेजिंग पावर। जेब और मन दोनों खाली हो, नहीं। जेब खाली हो और मन भरा हो, जेब तो भरी हुई हो लेकिन मन खाली होगा ना, जेब तो भरा हो लेकिन मन खाली हो, तो ये बाजार का जादू है वो नहीं चल सकता है। नहीं सॉरी, ये जेब भरा हो, खाली हो या फिर लेकिन मन भरा हो। मन अगर अपना भरा हुआ रहता है तो बाजार का जादू नहीं चलता है। अपनी अपनी इच्छा ही नहीं होती कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, परंतु फिर एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं अपन। जबकि मन खाली होता है तब कुछ भी खरीद सकते हैं अपन। फणीश्वरनाथ रेणु का समग्र साहित्य रेणु रचनावली कितने खंडों में है? अच्छा प्रश्न है। कितने खंडों में है? 5 खंडों में है। उस दिन पहलवान राजा श्यामानंद जी के द्वारा दी गई रेस में जंगिया पहली, पहलवान के ढोलक जो कहानी है, यह कथन किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? अच्छा प्रश्न है, देखना। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बड़ी समस्या पैदा करते हैं। जिस दिन लुट्टर ने चांद सिंह को कुश्ती जीत ली, हाँ हो सकता है, अच्छा प्रश्न है। जिस दिन लुट्टन ने राजा पहलवान की उपाधि हासिल की थी, राज पहलवान की, जिस दिन लुट्टन के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई थी, और जब लुट्टन ने गांव के किसानों और खेतिहर मजदूरों के बच्चों को पहली बार कुश्ती सिखाना शुरू किया, उस दिन रेशमी जंगिया पहनी थी जब लुट्टन के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखना इस प्रकार। अगला है कि दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांतों को लेकर या तो आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? ये पंक्तियां हैं वो चार्ली चैपलिन जो रचना है विष्णु खरे की, उससे ली गई हैं। यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सूरदास की झोंपड़ी कहानी में यह कथन किसका है? परसों ही पढ़ाया था, आप लोग वीडियोस देखिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये एक लेखक का कथन है कि ये फूस की राख नहीं थी, नहीं उसकी अभिलाषा यानी उनकी इच्छा थी सूरदास की कि मैं गया जाऊंगा, पितरों का पिंडदान करूंगा, मिठवा की शादी करूंगा, ये सारी अभिलाषा इच्छा थी। आरोहण कहानी के अनुसार देवकुंड बस स्टॉप से माही की दूरी कितनी थी? तो 15 किलोमीटर दूरी थी। वो 11 साल बाद में आया था। ये मैंने सारे प्रश्न मुझे बताए हुए हैं, आप वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। ये जिसने वीडियोस देखे हैं, पढ़े हैं, उसके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि हाँ पढ़ा था उसमें से कुछ आ रहा है। तात कपि ने सब निशिचर मारे, महामहा जोधा सहारे, लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो विलाप रचना, ये पंक्तियां में तात किसको कहा गया है? यहाँ पर ये तात शब्द का अर्थ है। ऐसे मैंने बताया था, हर एक पद्य पाठ की हर एक पंक्ति के बारे में बताया था। तो ये जो तात शब्द है वो किसके लिए आया है? रावण ने कुंभकर्ण को कहा था कि हे भाई, कपि यानी बांदरों ने सब यानी सभी, निशाचर यानी राक्षस मारे गए हैं और अपने महामहा बड़े बड़े योद्धा हैं वो भी
नरक से धार गए हैं। तो यहाँ पर तात शब्द है वो रावण ने कुंभकर्ण के लिए गाया है। निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदू उर्दू का दोआब कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हिंदू उर्दू का दोआब शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होती है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। रजिया सज्जा जहीर की नमक कहानी में ये कथन किसका है? ये कथन है वो सुनील दास गुप्ता का है। किसका है? सुनील दास गुप्ता का। बहुत ही प्यारी कहानी है, एक बार वीडियोस देखिएगा, आनंद आ जाएगा आपको। 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था जब 77 इंच पानी गिरा था। अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में इस रचना के अनुसार वह साल कौन सा था जिसमें 77 इंच पानी गिरा था? वो साल था 1973 का। और 1899 में अकाल पड़ा था, जिसको छप्पनिया अकाल बोलते हैं ना। बिस्कोहर की माटी रचना के अनुसार इनमें से कौन से सांप को प्रजाति को वामन जाति का माना जाता है? ये मैंने आराम से बताया था आपको। तो 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें डोहड़ा जो सांप है ना उसको वामन जाति का माना जाता है। इसे मारना वर्जित है, यानी मारते नहीं है ऐसे सांप को। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यासों के प्रकाशन की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है? तो प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, गोदान। मैं स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसीलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। कुटज निबंध में ये कथन है वो राजा जनक का है। किसका है? राजा जनक का। निम्न में से कौन सी एक रचना लेखक निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह नहीं है? लेखक निर्मल वर्मा का इसमें निबंध संग्रह नहीं पूछा अपन को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि रचना तो ये सारी की सारी निर्मल वर्मा की है, परंतु इसमें निबंध कौन सा नहीं है। तो देखिएगा, शब्द और स्मृति, हर बारिश में, ढलान से उतरते हुए, कला का जोखिम। तो इसका सही जवाब होगा हर बारिश में। तो देखिएगा, हर बारिश में, चिड़ों पर चांदनी है, धुंध से उठती हुई धुन, ये यात्रावत संस्मरण है इनके, ठीक है ना। और ये सारे के सारे निबंध हैं। ऐसे प्रश्न वास्तव में बहुत ही हार्ड बन जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि चारों रचनाएं तो निर्मल वर्मा की है, परंतु कौन सी विधा किससे मेल नहीं खा रही है। संवदिया कहानी के अनुसार बड़ी बहुरिया का ससुराल किस गांव में था? कटिहारा में, समरिया में, थाना बिहापुर में या जलालगढ़ में? तो कहाँ पर था? जलालगढ़ में बड़ी बहुरिया का ससुराल था। वे संग्रहणकर्ता भी हैं और आशिक भी। कच्चा चिट्ठा रचना में ब्रजमोहन व्यास ने ये विशेषता किसकी बतलाई है? ब्रजमोहन व्यास ने ये विशेषता किसकी बतलाई है? भाई कृष्णदास। अज्ञे का उपन्यास नहीं है, शेखर एक जीवनी है, नदी के दीप है, अपने अपने अजनबी है, एक बूंद सहसा उछली, ये काव्य संग्रह है। प्रेम घन की छाया स्मृति, ये आचार्य शुक्ल का अपन ने पढ़ा था, उसी आचार्य शुक्ल के पाठ से ये लिया गया है। और बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिएगा कि प्रेम घन की छाया स्मृति में रचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहपाठियों के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी उर्दू बेगम नाम से। विनोदपूर्ण पुस्तक लिखने का उल्लेख है। इसमें से उस पुस्तक के लेखक के रूप में कौन शामिल नहीं हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उसमें कौन कौन? बद्रीनाथ गोड़, लक्ष्मी नारायण चौबे, मास्टर भगवान दास, बाबा भगवान दास हालना। तो इसमें जो हैं वो लक्ष्मी नारायण चौबे हैं, भगवान दास हालना हैं, मास्टर भगवान दास हैं। तो बद्रीनाथ गोड़ हैं, वो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा कि किस कवि को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि कहा जाता है?
बिल्कुल आराम से बताया था, आप लोगों ने वीडियो सुना होगा। तो विद्यापति जी जो है ना, उनको कहा जाता है। अब अगला देखिएगा आप लोग, राधो हे राघो एक बार फिर आओ, यह पद तुलसीदास जी किस रचना से संकलित है? बिल्कुल ऊपर से पूछ लिया है। तो ये जो पद है वो गीतावली से लिया गया है। आज के मनुष्यों की यांत्रिक जीवन शैली तथा प्रकृति से टूटते हुए संबंधों पर करारा व्यंग्य करने वाली रचना। कितना शानदार प्रश्न बनाया है। ये जो प्रश्न है उसका सही जवाब दीजिएगा आप लोग। आज के मनुष्य की यांत्रिक जीवन शैली जो कि प्रकृति से उसके टूटते हुए संबंधों का वर्णन किया गया है, तो वो है बसंत आया। ठीक है ना, बसंत आया कविता में यह बात बतलाई थी। विष्णु खरे का प्रथम मौलिक काव्य संग्रह बहुत ही शानदार है। विष्णु खरे का प्रथम मौलिक काव्य संग्रह एक गुरु गैरुमानी समय में। कवि केदारनाथ सिंह के संबंध में असत्य कथन। कितने शानदार प्रश्न है, देखिए। उनका जन्म 1934 में बलिया के चकिया गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं में हिंदी में अनुदित काव्य रचनाओं का संग्रहण किया था। अकाल में सारस काव्य संग्रह के लिए 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कल्पना और छायावाद और उनकी आलोचनात्मक रचना है। अधिकांश विद्यार्थी तो यही कर देंगे, जबकि ये तो सही है। सही उत्तर इसमें से असंगत पूछा अपन को, तो ये वाला है ना, ये सही होगा, सही जवाब है। क्योंकि 1989 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत ही शानदार प्रश्न बनाया है, एकदम नजदीक से उठाया है प्रश्न को। कैमरे में बंद अपाइज कविता रघुवीर सहाय के किस काव्य संग्रह में संकलित है? कैमरे में बंद अपाइज, तो लोग भूल गए। किससे ली गई है ये? लोग भूल गए, उस काव्य संग्रह में कैमरे में बंद अपाइज कविता है वो ली गई है। और इसके बारे में थोड़ी सी और बात आपको मैं बतला दूं। इस लोग भूल गए हैं, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी मिला हुआ है। ठीक है ना, ये भी बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में सरहदों के दोनों तरफ विस्थापित और पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक रचना, आई थिंक सबको ही पता होगा, नमक है ना, रजिया सज्जाद जहीर की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रचित अंतिम उपन्यास कौन सा है? अंतिम उपन्यास पूछा अपन को, 4 ही उपन्यास लिखे थे, चारों के नाम दे दिए। अब करें तो करें क्या, फंस गए। एनामदास का पोथा अंतिम है। देखो, चारू चंद्रलेखा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा और एनामदास का पोथा। प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश के रूप में की गई है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेष मनुष्य के धड़कते हुए जो हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की गई है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कौन सी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है, ध्यान रखना, पढ़ना। कामायनी एक पुनर्विचार तथा नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा गया है। आप लोगों को बतलाई भी थी ये मैंने बातें। मुक्तिबोध का है। किसका है? मुक्तिबोध का। काव्य गुणों के संबंध में असत्य कथन। कुछ काव्य शास्त्र के शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें काव्य गुणों के संबंध में भारतीय काव्य शास्त्र में गुण और रीति संप्रदाय में प्राय सम्मत है, अन्य आश्रित है। सही बात है ये तो। दूसरा है कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में पहले 10 काव्य गुणों का विवेचन करके उनके ठीक विपरीत 10 काव्य दोषों का वर्णन किया है। उसके अगला है कि काव्य शोभाए कराते धर्मगुणा वामन की है। सही है। आचार्य मम्मट ने अपना ग्रंथ काव्य प्रकाश है, उसमें 8वें उल्लास में काव्य गुणों का विवेचन किया है। बिल्कुल सही है, परंतु ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। काव्य रीति को वृत्ति का पर्याय किस संस्कृत के आचार्य के द्वारा माना गया है? तो मम्मट है ना, इनके द्वारा माना गया। मम्मट ने रीति को क्या कहा है? वृत्ति कहकर के पुकारा है। अलंकार व उसके उदाहरण के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पांव हेतु प्रेक्षा। उद्यो व्रज भय आई यह हरिमुख मय मधुर मयंक परंपरित रूपक। पानी कोरा बुदबुदा असमानस की जगत
उपमेय उपमा या लुप्ते उपमा। अगला है काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने विभावना अलंकार। तो इसमें पानी केरा बुदबुदा असमानस की जाती है, उपमेय लुप्त उपमा है वो असंगत है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों में से सर्वप्रथम साधारणीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो भट्टनायक, भट्टलोलट, भट्टशंकुक, अभिनव गुप्त। तो सबसे पहले जो भरत मुनि का रस सूत्र था, इसका जो किया गया है वो है भट्टे नायक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न है अपने सामने कि लखी राम को वन गमन पूरी भूमि पर आन है, परिहरि अति देर तक रहो न तन को भान है। सात्विक अनुभाव पूछा है, इसमें सात्विक अनुभाव कौन सा है? तो सात्विक अनुभाव इसमें होगा प्रलय। नैना झीझर लाइया रहट बने निस जाप पपीहा ज्यों पीव पीव करो कबरू मिलेहु राम। उपयुक्त पंक्तियों में नहीं संचारी भाव पूछा है, इसमें संचारी भाव औत्सुक के। छंद के संबंध में असंगत कथन है। तो हरिगीत का जो छंद है उसके प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक लघु एक गुरु आना अनिवार्य होता है। सोठा अर्धमात्रिक छंद है। कवित छंद के प्रत्येक चरण का अंत क्रमशः दो गुरुओं से होता है। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक लघु और एक गुरु होता है। सही है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत है, असंगत है कि कवित छंद के प्रत्येक चरण का अंत क्रमशः दो गुरु से होता है। शब्द शक्ति के संबंध में कविदेव ने अभिधा को सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति कहा है। यह मैंने देव वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बात बताई भी थी। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध होता है। उपादान लक्षणा गौड़ी लक्षणा का एक भेद होता है। प्रयोजनवती लक्षणा अभिधा पुच्छुता भी कहा जाता है। इसमें दोनों ये असंगत है, इसलिए प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अगला देखिएगा, रस स्वरूप के संबंध में असंगत है। रसानुभूति के समय अन्य वेद्य विषयों का ज्ञान होना ही बंद हो जाता है। बिल्कुल सही है, रस की अनुभूति होता है तो इंसान उसमें डूब जाता है। रस को आचार्य विश्वनाथ ने ब्रह्मानंद की संज्ञा दी है। रस का स्वरूप अपने आकार में सर्वथा अभिन्न रूप होता है। रस आत्मा के प्रकाश को स्वयं प्रकाशित करता है। ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी है इसमें। बर्मर परत सूक तुंड पर जानत फूल पलास सूकता को पकड़न चाहते जंबू फल की आस। पंक्तियों में निहित अलंकार कौन सा है? इसमें निहित अलंकार है भ्रांतिमान, यानी उसको भ्रांति हो रही है तोते को। सिर झुका तूने नियति की मान ली ये बान स्वयं ही मुरझाए गया तेरा हृदय जलजात। पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? इसमें है निरंग रूपक अलंकार। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। प्रगति के पथ में विचारो उठो भुवन में सुख शांति भरो उठो। उपयुक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? इसमें है द्रुत विलंबित छंद नभोबरो नगन भगन मगन और रगन। काव्य रीतियों के संदर्भ में असंगत कथन पूछा है अपन को कि वैदर्भी रीति का संबंध श्रृंगार हास्य और करुण रस से होता है। पांचाली रीति मध्यम मार्ग कहा जाता है। रौद्र वीर भयानक तथा विभत्स रस की रचनाएं गौड़ी रीति से। विश्वनाथ ने रीति को समास में संबंध कर उसे अस्मास या फिर अल्पमासा व दीर्घमासा नाम दिया है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो असंगत है। वैदर्भी रीति श्रृंगार हास्य और करुण रस से संबंधित नहीं होती है। प्रसाद गुण के 3 विशेषण शुष्केंधा अग्निवत स्वच्छ जलवत तथा सहसेव किस आचार्य ने बताए हैं? गुणों के 3 विशेषण, यानी गुणों के ये 3 विशेषण किसके द्वारा
बतलाए गए हैं। ये आचार्य मम्मट के द्वारा बतलाए गए हैं। सात्विक अनुभाव का इनमें से भेद नहीं है। अंतिम प्रश्न है कि सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है जड़ता। ये सात्विक अनुभाव का भेद नहीं होता है। इस प्रकार से अपन ने 50 प्रश्नों का अध्ययन किया है। इसी प्रकार के प्रश्न अपन अपना एक एप्लीकेशन बनाया है, हिंदी साहित्य नाम से ऐप। उसमें भी आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। आप लोग उसमें भी जाकर के फ्री टेस्ट वाले फोल्डर में आप टेस्ट दे सकते हैं और अपने जो तैयारी है उसको जांच सकते हैं, परख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।